बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन लॉन्ग मार्च के हवाले से सिचुएशन रूम से मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज़ है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान के हालात गैर मामूली हैसियत में दाखिल हो चुके हैं। हुकूमत कोयटा में 86 लाशों का बोझ ना उठा सकी और बलूचिस्तान की हुकूमत को बरतरफ करके वहां गवर्नर राज नाफिज कर दिया। दूसरी तरफ इस वक्त शेखुल इस्लाम का लॉन्ग मार्च गुजर खान तक पहुंच चुका है। रवां दवा मार्च की मंजिल इस्लामाबाद है। गोया हुकूमत को एक और इम्तिहान का सामना है। कुछ घंटों में फैसला हो जाएगा कि हुकूमत और रियासत पाकिस्तान को इम्तिहान की इस घड़ी से कैसे गुजरना है, यानी हथियार डालने हैं या बातचीत को बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। लॉन्ग मार्च के शुरका को एक तरफ मौसम की सख्तियों का सामना है और एक तरफ उनका सामना हो सकता है इंतजामी मशीनरी के साथ। इस लॉन्ग मार्च के साथ चलने वाले साफियों और तज्जिया निगारों का कहना है कि लॉन्ग मार्च का फैसला इसके शुरका की तादाद करेगी। सियासी तज्जिया निगार कहते हैं कि शेखुल इस्लाम का 23 दिसंबर का जलसा अपनी तादाद के एतबार से लॉन्ग मार्च से कहीं बड़ा था। फिल वक्त लॉन्ग मार्च का हजम अपनी तादाद के हवाले से तबाहकुन है और ना ही इनकलाब आफनी, लेकिन आने वाले लम्हे की खबर अल्लाह की जात के सिवा और किसी को नहीं होती। लिहाजा हालात का तज्जिया ही किया जा सकता है कि आज की रात पाकिस्तान और इसके नौमौलूद जमहूरी निजाम और मौजूदा हुकूमत की आखिरी घड़ियों पर किस तरह गुजरेगी। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं औरिया मकबूल जान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मशहूर कॉलम निगार हैं, दानिश्वर हैं और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे प्रोग्राम क्यों के मेज़बान भी हैं और डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं अरशद शरीफ साहब। उनसे भी इसी बारे में गुफ्तगू करेंगे। और एक और हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं जनाब समी इब्राहिम साहब। खबर यह है प्रोग्राम में भी आप इनको देखते रहते हैं, तज्जिया निगार हैं, सीनियर साफ़ी हैं, इन सब से गुफ्तगू करेंगे। और ये साहब पहले आपसे शुरू करते हैं। एक दफा मुझे याद है आपसे एक प्रोग्राम में इस बारे में बात हुई थी, अब लोग वहां पर पहुंच भी चुके हैं, लॉन्ग मार्च भी करीब आ रहा है। जब ये लोग वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे फिर कुछ पता नहीं हालात क्या हों, ना इनके हाथ में होंगे ना हुकूमत के हाथ में। देखिए, मसला सारा ये होता है कि जिस वक्त एक ख़ास सिचुएशन इस तरह की बिल्ड होती है, जब एक पर्टिकुलर किस्म का क्राउड जमा होना शुरू हो जाए जगहों पे, इलाकों में, शहरों में, बाकी जगहों पे, और ये गुज़श्ता 1-1.5 साल से चल रहा है। कबालिया जैसे शहर में लोग जमा हुए, आग लगा दी उसके MPA के घर को, किसी और जगह चलो जब वापडा के दफ्तर को आग लगा दी, फला जगह आग लगा दी। ये एंग्री क्राउड होता है जिसको कहते हैं कि इकट्ठे होकर जब एक साइकी बनती है, कलेक्टिव एंगर की साइकिल बनती है। अभी जो कमिश्नर से मुज़ाकरात हुए उसमें हमें शुक्र है अल्लाह का कि एंगर नहीं नजर आया, जिस तरह कहा जा रहा है लग रहा है कुछ जैसे एंगर। देखें, एंगर जो है ना, वो सारी जिंदगी हमने जुलूसों में हिस्सा भी लिया और जुलूसों को डील भी किया है। एंगर बुनियादी तौर पर कभी भी क्राउड के अंदर इनहेरेंट नहीं होता। एंगर बुनियादी तौर पर आपके कि उसको डील करने से पैदा होता है। जिस तरह आप डील करेंगे उस तरह। आप एक ज़माने में अंग्रेज़ जो था वो पुलिस को सामने लेके जाता था, उसने सफ़ेद कपड़ों में मजिस्ट्रेट को रखा होता था। क्यों रखा होता था? कि पुलिस की वर्दी जो है वो लोगों को वो करती है, उभारती है लोग। मैं छोटी सी सिब्बी में जब मैं था तो सिब्बी मेला हुआ करता था, तो उसमें होता यह था कि वो पुलिस के सिपाही जो थे ना, उसके हंगामा होता था तो पूरी उस रॉ के अंदर ना उसमें बैठ जाते थे और खड़े हो जाते थे, ड्यूटी देते थे वो जो हॉल के। एक दिन मैंने कहा SP को अपने सिपाही निकाल दो, रोज़ हंगामा होता था। अब होता यह कि बंदे ने ऐसे डांस करना शुरू किया, पुलिस ने बैठो, उसने बैठो कहा और उसके बाद क्राउड खड़ा हो गया। अब ये एंगर में बदलना किसी वक्त, लेकिन मसला ये कि क्राउड जहां जमा हो जाए, समझो आपने एक तेल रख दिया है, माचिस कोई भी लगा सकता है, अंदर से भी लगा सकता है, बाहर से भी लगा सकता है, इंतजाम में भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि क्राउड्स में आप जितने भी क्राउड्स की हिस्ट्री देख ले, शुरू कोई करता है, फल कोई उठाता है। कभी किसी ने सोचा था, रॉबर्टसबेरी ने या उसने क्या नाम है मराबियो ने, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड कर रहे हैं तो नेपोलियन पैदा हो जाएगा। यानी जो लोग इस तरह तोदा पार्टी ने जलसा करते हैं, मार्च निकालते हैं, उनके हाथ में भी नहीं रहता। मुजाहिदीन खल्क ने और तोदा पार्टी ने ईरान में मूवमेंट शुरू की, मारें खाई, ये किया। ठीक है, किसी को अंदाजा था कि आयतुल्लाह खुमैनी 6 महीने पहले वहां से उठ के वहां आ जाएगा और लीड कर जाएगा। सिचुएशन इस वक्त जो है फ्लूइड है और इस फ्लूइड को बाकायदा असेस किया जाता है। हमेशा होता यह है एडमिनिस्ट्रेशन असेसमेंट की गलती करती है और उसमें मारी जाती है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ रहा है, मुझे पता है अरशद साहब आप इस्लामाबाद में भी आपने रिपोर्टिंग की, काफ़ी अरसा आपका वहाँ भी गुजरा है। इस वक्त लग रहा है इस्लामाबाद बिल्कुल बंद है, हर तरफ कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं, सुनसान है, लोगों में खौफ नज़र आ रहा है। आपका प्रोग्राम भी यही है, क्यों आखिर यहाँ तक पहुँचे हम? यहाँ तक पहुँचने की तो दास्तान शायद पिछले 5 साल या पिछले 65 साल आप जहाँ से भी शुरू करना चाहें उसका नुक्ता आगाज़ वहाँ से हो सकता है। खौफ की वजह जब इतना हजूम इकट्ठा होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपकी ज़िंदगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर होती है, जो कि इस्लामाबाद के शहरियों की ज़िंदगी मुतासर हुई है।
अब काजी साहब ये क्लेम करते हैं कि जी खामोश अक्सरियत मेरे साथ है, कुछ लोग वो लेके भी जा रहे हैं, लेकिन खामोश अक्सरियत किसके साथ है इसका दावा हमने माजी में देखा है कि बड़े बड़े डिक्टेटर्स भी करते रहे हैं, और इसी को जवाज़ बना के उन्होंने हुकूमतों के तख्ते भी पलटे हैं, अपने जो दौरे हुकूमत है उसको लंबा भी किया है कि जी खामोश अक्सरियत मेरे साथ है। जो कादरी साहब के नाकदीन हैं, सियासी मुखालफिन हैं, वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं ये तो पाकिस्तान का एजेंडा लेके ही नहीं आए। वो इन पे कहते हैं कि जी एक कैनेडियन शहरी को क्या इतना पाकिस्तान का दर्द है, ना वो पासपोर्ट अपना कैनेडियन सरेंडर कर रहे हैं, और उसके बाद हवाला भी देते हैं इनके नाकदीन मुबसरीन के जी सियासी मुखालफिन के जनाब इनकी मुलाकातें हुई हैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर की 6 महीने पहले मुलाकातों का हवाला देते हैं, इनके यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के विज़िट का देते हैं। तो इसकी इंटरनल डायनेमिक्स भी हैं, इंटरनेशनल डायनेमिक्स भी हैं कि बैन अल-अक़वामी तौर पे इतना पैसा इनके पास सडनली कैसे आ गया। वो कहते हैं जी डोनेशन से इतना पैसा इकट्ठा हो गया। अगर डोनेशन से इतना पैसा इकट्ठा हो गया तो क्या मिनहाजुल कुरान जो हुकूमत कहती है कि FBR को अकाउंटेबिलिटी देगी इसकी, और उस पर अगर सवाल उठना शुरू हो जाएं, और सिर्फ आप डायनेमिक्स इसकी देख लेंगे जी एक दिन में इस कारवान कादरी पे कितना खर्चा आ रहा है, तो इट रन्स इनटू बिलियंस ऑफ रुपीज़। तो इतने बिलियंस अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं, तो उसने जब टैक्स की बात करते हैं और बाकियों पे सवाल उठाते हैं, तो आपने खुद कितना टैक्स दिया, ये सवाल भी इनके आर्टिकल 62-63 उठाते हैं, सियासी मुखालफिन ये भी उठाते हैं सवाल इन पे कादरी साहब। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें देखनी पड़ेंगी कि सब, और फिर आखिर इनकी मंजिल इवेंचुअली है क्या। जब इस्लामाबाद पहुंचते हैं वहाँ पे मामलात किस किस्म के तय पा गए हैं या किस चीज़ पे जाके आगे बात होनी है, क्योंकि चौधरी शुजात साहब ने भी ये कोशिश की थी और उसके बाद जो बयानात सामने आए कि हाँ जी कुछ मामला तय पा गए हैं। कादरी साहब ने खुद कहा कि जी मैं वहाँ पहुँच के फाइनल बातचीत पार्लियामेंट हाउस के सामने होगी। तो वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो बंद कमरों में बातचीत हुई है, एक तो बज़ाहिर उन्होंने अनाउंस किया कि जी ये चीज़ें चाहिए, उसके मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन बंद कमरों में क्या बातें हुई हैं, कौन इसके पीछे है, किस तरह से इसको चला रहा है, ऑर्केस्ट्रेट कौन कर रहा है, वो अभी तक खुल के सामने। जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो पता लगेगा। ये बातें अपनी जगह, लेकिन एक हुजूम है 10 लाख। तारुल कादरी साहब कहते हैं 10 लाख ना सही हजारों लोग यकीनन हैं, और ये भी एक बड़ी तादाद है। बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। पहले उन्होंने 10 जनवरी की दी थी तारीख के, उसके बाद डेडलाइन है, उसके बाद कोई मुज़ाकरात नहीं। समी साहब आपको क्या लगता है, अब भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, मामलात वहां जाकर पहुंचकर हल हो सकते हैं, या ये मेरे पास जो चार्टर ऑफ डिमांड है हर एक पर अमल होगा तो तभी वो पीछे हटेंगे? आपको क्या लगता है? अभी इस पर हम आएंगे, जो डिमांड्स हैं ये पूरी भी हो सकती हैं या नहीं? देखें, वो बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए बड़े ओपन है। उन्होंने अपने सफ़र के आगाज़ में ये कह दिया था कि मुझे इस्लामाबाद के जो बड़े मोहतरम इदारे हैं वहाँ से एक टेलीफोन कॉल का इंतज़ार है। तो मुज़ाकरात के लिए तो वो बड़े ओपन है और बड़ी शिद्दत से इन्हें उन टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार है जिसमें इसका कोई नतीजा निकले। मैं औरिया साहब ने जो एक बात कही, थोड़ा सा उस पर कमेंट करूँगा। उन्होंने कमालिये के जुलूसों का जिक्र किया, लोगों के एंगर का जिक्र किया। तो वो जो पर्टिकुलर जुलूस जिनका इन्होंने हवाला दिया, उसमें जो एंगर था लोगों का, वो पर्टिकुलरली एक मखसूस जमात के जो रहनुमा थे उनकी तरफ था। और ये बाद में ये बात वाज़े भी होगी कि शायद जो उस वक्त वहाँ पर जो मकामी उसकी लीडरशिप भी कोई नहीं, उसकी हजूम की लीडरशिप नहीं थी, और वो एक अपने जो मुखालिफिन थे उनके घर जलाए गए ख़ास तौर पर उन्हें पनिश करने के लिए। तो ये भी जो एहतजाज हो रहा है, जो लॉन्ग मार्च है, इसका भी एक नतीजा निकलेगा। इसके भी कुछ डिमांड्स हैं, और आपने ये कहा ना कि करता कोई है और फ़ायदा कोई उठाता है। इस मार्च में मुझे ये नज़र आ रहा है कि पीछे से करने वाला तो कोई और है और उसका फ़ायदा भी वही कोई और उठाएगा। अल्लामा तारुल कादरी साहब इसका फ़ायदा नहीं उठाने की पोजीशन में कानूनी और आईनी हैसियत से। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि रात में एक प्रोग्राम देख रहा था, एक टेलीविज़न पर, जो एक कॉमेडी का प्रोग्राम था। तो ये सारी जो सूरत हाल को उन्होंने इस तरह से समअप किया। उनका ये कहना था कि जनाब अब ये बात वाज़े हो गई है कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने जनरल पाशा से बड़ा जलसा किया है और उससे बड़ा क्राउड इकट्ठा कर लिया। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद ये सवाल भी उठाएंगे जो अब तक डिमांड सामने आई हैं कि इलेक्शन कमीशन को तहलील कर दिया जाए और अदालत और फौज का भी किरदार हो निगरान हुकूमत में, और अब जो इलेक्शन हो उनमें सही तरह से ईमानदार लोग आ सकें, तब ये जो जलसा है, ये जो लॉन्ग मार्च है, तब खत्म होगा। इनमें से कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं, ऐसे मुतालबात हैं जो पूरे हो सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जो नहीं? ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद में लोग पहले से मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च भी इस्लामाबाद के करीब पहुंच गया है और लगता है कि अब जो भी फैसला होना है वो इस्लामाबाद पहुंच कर ही होगा। और यह मकबूल जान साहब, मेरा सवाल आपसे यह है, बतौर ब्यूरोक्रेट, बतौर एक दानिश्वर, आप इस वक्त हुकूमत में अगर हैं या हुकूमत को मशवरा देंगे, आप क्या देंगे? अब क्या कर सकती है हुकूमत? मैं अब देखिए, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए, 3-4 महीने पहले ही जब उन्होंने अनाउंस किया था ना, वो वक्त गुजर गया। डिमांड अभी बिल्कुल इस्लामाबाद के करीब है। इसमें कोई मसला ही नहीं है कि देखिए ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं कि जो कि इसमें अमल दरामद इतना मुश्किल काम ही नहीं है। आप किस यानी अदालत क्या कहेगी? ये बंदा लगा दें, आप उसको वज़ीर-ए-आज़म लगा दें। आप मेरी बात सुने,
आपकी एक फैक्ट्री है, आप उस फैक्ट्री के अंदर किसी ऐसे बंदे को कि जिसकी परसेप्शन जनरल पब्लिक जो कोई ईमानदार या सादक और अमीन नहीं, कि आप उसको फैक्ट्री का मैनेजर लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। आप बेटी का रिश्ता देने जाएंगे तो आप कभी पूछेंगे वहां जाके कि क्या उसके खिलाफ केसेस हैं? पार्टीज ही ना माने। तो लें, अब यहाँ पर जितने बड़े लीडर्स असल हैं, मसला यही है, असल मसला यही है कि पार्टीज नहीं मानती और उनकी तादाद इनसे ज्यादा है। जो लॉन्ग मार्च में लोग शरीक हैं उनसे ज्यादा उन पार्टीज के लोग हैं, कारकुन हैं। नहीं, उन सबसे बड़ी बात क्या कर रही है, तो वो उनको इससे बड़ा जलसा लाहौर में कर देना चाहिए था। ठीक है, अभी कर लें। पहली बात तो वो केक काटने वाली पार्टियां रह गई हैं, सालगिरह के केक का मसला ये हो गया है, इसलिए कि हमने सिक्योर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर हम जिंदगी गुजारते हैं। यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, एमक्यूएम है, ये सारी ANP, इनकी आप भी समझते लाखों में हैं इनके लोग। यकीनन होंगे, लेकिन एक जनरल फीलिंग जब बन जाती है ना किसी वक्त किसी सोसाइटी की, मैं आपसे इनकी इंप्लीमेंटेशन की बात करता हूं। सादक और अमीन दो लफ्ज ऐसे हैं मोबोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी के ऊपर वो कहते हैं कि जब डेमोक्रेसी फेल हो जाती है तो मोबोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, अच्छा, बिल्टअप होती है दुनिया में जहां पर भी। यानी अब इलेक्शन नहीं, अब सड़कों पर फैसले होंगे। हुए हैं। एक मिनट अरशद शरीफ साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। फिलीपीन, चिली, पता नहीं कौन कौन से मुल्क में नाम गिनने आओ तो फैसले हुए हैं। अब यही लग रहा है कि सड़कों पर फैसले होंगे, हर कोई एहतजाज करेगा और उसकी बात मान ली जाएगी और फिर हल ये है अदालतों के पास ना जाओ, हुकूमत के पास ना जाओ, सड़कों पर आ जाओ। बिल्कुल, ये तो अगर हम जंगल का कानून चाहते हैं तो फिर तो हमें यकीनन उस तरफ जाना चाहिए। और अगर बात ये की जाए कि जी अवामी नेशनल पार्टी लोग नहीं निकाल सकती, पीपल्स पार्टी नहीं निकाल सकती, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं निकाल सकती, या MKM लोग नहीं निकाल सकती, तो आई थिंक हमें दोबारा एक दफ़ा सोचना पड़ेगा कि हम उस केओस की तरफ तो नहीं जा रहे कि माशरे में इंतशार हो। अगर कोई समझदारी का मुजाहरा कर रहा है इस पर और सिचुएशन को कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं और उस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाह रहे हैं जो आईने पाकिस्तान हमें देता है कि हाँ इलेक्शंस के जरिए आएंगे और मुझे और आपको और आवाम को यह हक हासिल होता है कि जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया आप उन्हें निकाल के बाहर फेंक दें, तो वो राइट एक्सरसाइज करने आवाम जा रही है तो वो एक्सरसाइज करना चाहिए। आपको हल नजर आता है इन डिमांड्स में से? इलेक्शन कमीशन को तहलील करें, नया इलेक्शन कमीशन बनाए, निगरान हुकूमत जो है उसमें जो आइन में लिखा है, अब जो दो पार्टीज हैं जो ताहिरुल कादरी साहब बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का, अगर आप तारीख पर नजर डालें तो डेली टाइम्स का मैं हवाला भी दे देता हूँ, 3 अप्रैल 2004 की आप डेली टाइम्स की कोई खबरें निकाल के देख लें तो उसमें मुसर्रत शाहीन ने भी इनको ज्वाइन किया था, पाकिस्तान अवामी तहरीक को, इन्होंने उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना दिया था। तो क्राउड तो बहुत अच्छा इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे लोग भी इनके साथ शुरू में चलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बाद में इस दफ़ा भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने देखा कि शायद हवा कहीं और से आ रही है, कोई और इसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है तो शामिल होना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करते चले गए। लेकिन आपको जब हम बात करते हैं कि यार इसके पीछे कौन लोग हैं तो उसमें बहुत सारे हमें साइंस वगैरह ऑब्वियस भी मिलते हैं। अगर आप देखें कि चौधरी शुजात साहब इनसे मुलाकात करने के लिए आए, अब चौधरी शुजात साहब की माशाल्लाह एक हिस्ट्री है इस तरह के मुल्की अहम मसाइल जब भी पैदा होते हैं तो वो बहुत पॉजिटिव किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं एज अ नेगोशिएटर। नवाब अकबर बुख्ती साहब का केस हुआ, उसमें अगर आप देखें तो पहले चौधरी शुजात साहब ने नेगोशिएशंस की कोशिश की, लेकिन बाद में नवाब अकबर खान बुख्ती साहब के साथ जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा बन गया। डॉक्टर AQ खान साहब की मिसाल हमारे सामने है, उनसे भी चौधरी बरादरान ने नेगोशिएशंस की कोशिश की, चौधरी शुजात साहब ने, और फिर AQ खान साहब के साथ जो कुछ हुआ वो भी आवाम के सामने, हमारे सामने, इसके पीछे कौन लोग थे वो भी हम सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लाल मस्जिद का वाक़या है, उसमें भी चौधरी शुजात हुसैन साहब ने नेगोशिएटर का किरदार अदा किया। फिर लाल मस्जिद के साथ क्या हुआ, लाल मस्जिद के पीछे कौन से फैक्टर्स काम कर रहे थे, ऑपरेशन किस तरह से हुआ, कौन लोग थे जिन्होंने भेजा, वो भी हमारे सामने। तो जब चौधरी शुजात साहब जाके ताहिरुल कादरी साहब से मिलते हैं तो तारीख तो हमें कुछ और सबक बताती है कि उसका अंजाम क्या होता है। डी चौक पे आके खड़े हो जाएं, डी चौक पे डब्बा गोल होना है या क्या होना है, लेकिन जो ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं पीछे बैठे उनके अज़ाइम क्या हैं वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक अब बात तो ये है ना कि वहां पर लोग पहुंच गए हैं और जो आम लोग हैं, मुज़ाकरात होते हैं ताहिरुल कादरी साहब से, जो आम आदमी वो तो कमिटेड नजर आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं निकला हूं, बस अब हालात ठीक होंगे तो मैं घर जाऊंगा, चार्ज है, जिस तरह औरिया साहब भी कह रहे हैं, हम टीवी पर भी देख रहे हैं हजारों की तादाद में, कहते हैं महंगाई खत्म हो जाएगी, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी तो मैं घर जाऊंगा। ये वो नहीं कह रहे, जो आम लोग हैं वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम वहां पर बैठेंगे चाहे हमारी जान चली जाए। कतई तौर पर ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि ये अलामा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हम इन पे मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं और इनके साथ हम यहाँ 1 महीना बैठने के लिए तैयार हैं, जब हमें ये कहेंगे अलामा साहब तो फिर हम वापस जाएंगे। वो ये कोई लोड शेडिंग खत्म करने के लिए नहीं जा रहे, वो बुनियादी तौर पर अलामा साहब के साथ। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों फिर साथ आप हैं अलामा, अब बात ये है इसलिए कि लोड शेडिंग बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बहुत है, हम तंग आ गए इसलिए आ रहे हैं। बात ये है कि जो उनकी डिमांड्स हैं अलामा साहब ने
जिन चीज़ों का मुतालबा किया है वो आवाम को अपील कर रही है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक डिलीवर नहीं कर सकी। लेकिन मैं ये एक बात कहूंगा कि ये कोई डेमोक्रेसी की नाकामी नहीं है उसामा। चार्टर ऑफ डिमांड जो उन्होंने पेश किया है तकरीरों में जरूर ये बात है, आम आदमी से हमारे रिपोर्टर्स अभी बात करवा देंगे, लोग कहेंगे आप क्यों है, जी महंगाई बहुत है, हम बड़े परेशान है। वो यहां चार्टर ऑफ डिमांड्स में नजर आता है इलेक्शन कमीशन तहलील कर दो, अबूरी हुकूमत वो बनाओ जो अवाम यहां पर जो फैसला करेगी, अवामी पार्लियामेंट का मुतालबा शामिल किया, लोग फैसला करेंगे वज़ीर आज़म कौन होगा। ने एक असेंबली बनाई थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसने इलेक्शन करवा लिए थे यकीनों को मार के बाद। 3 दिन का धरना हुआ था मेट्रो मनीला के अंदर, एंड मार्कोस हैज टू फ्ली एंड सरेंडर टू द डिमांड्स। एक तो ये नहीं, और ये सब आपको मौजूदा सेटअप है, इसको मार्कोस ना कहें, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड लोग हैं, खुदा के लिए ये पैरेलल आप जो बात कर रहे हैं ये कोई पैरेलल नहीं है, ये कोई मार्कोस नहीं है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है। यहां पे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म भी हम लोग लेके आते रहे और कहते रहेंगे जी इंपोर्टेड वजीर आजम हमें सोल्यूशन देंगे, स्लोगन्स भी हम पकड़ लेते हैं, मिसालें भी हम बाहर की पकड़ लेते हैं। हमने लॉन्ग मार्च स्लोगन भी हमने बाहर का पकड़ लिया, लॉन्ग मार्च। अब लॉन्ग मार्च की डायनेमिक्स टोटल डिफरेंट है। प्राडो में बैठ के आप लॉन्ग मार्च नहीं करते, खुद आप बुलेट प्रूफ में ट्रैवल कर रहे हो, आवाम को आप इस तरह से एक्सपोज कर रहे हो। हमारे लीडर हम लोग कर लेते हैं, मिसालें हम लोग ले लेते हैं। हमारी सोसाइटी डायनेमिक्स डिफरेंट है। अगर तारुल कादरी साहब कहते हैं कि आइन और कानून, अदालत, इन सब की बालादस्ती के लिए मैं आया हूं, अदालत के पास क्यों नहीं चले गए? वहां जाकर कहते हैं ये मेरा मुकदमा है और ये फेल हो गए हैं लोग। ये समझते हैं कि मैं तारुल कादरी को सपोर्ट कर रहा हूं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि क्या होना चाहिए, जब आप सिचुएशन एनालिसिस की सूरत में आते हैं तो आप देखते हैं कि सिचुएशन एट द ग्राउंड क्या है और क्या होने वाला है। लोग अब नहीं सुनेंगे। यहां आप देखें, मैं इस बात की नहीं सुनेंगे, कितने लोग जो क्राउड है इस वक्त, आप सिर्फ क्या वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ना करें, पाकिस्तान को कर रहे हैं, आप निकाले ना, हम मसला ये है, अब लोग आगे सड़कों पर खराबा जाएगा। और ये साहब हम खून खराबा चाहते हैं। कल को पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हम यहाँ पे लाख बंदा ले आते हैं, नून लीग कहती है हम लाख बंदा लेते हैं। क्या फिर वो सोल्यूशन है? ये गलत है। आप जिक्र कर रहे हैं वो यही होती है। नहीं, वो हम जंगल का कानून की बात कर रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम डिलीवर नहीं करता तो माशरे में जंगल का कानून बिल्ट होता है। अच्छा, मान लिया, मुझे बताएं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को गाली निकालना सबसे आसान है, क्योंकि जमहूरियत हमें ये हक देता है कि हम जमहूरियत में बैठ के बात कर सकते हैं। जब डिक्टेटरशिप होती है तब हम ये बात नहीं कर सकते। अगर निजाम फेल हो उसकी जगह क्या तरीका है नया निजाम का फेलियर नहीं है, ये निजाम का फेलियर नहीं है, ये एक गवर्नमेंट का फेलियर। गवर्नमेंट का नहीं, मान लिया, अब लोग सड़कों पर उनको वापस कैसे ले जाएं? लोग बैठे रहेंगे, और उनकी निजाम की बात करता हूं। मैं निजाम की बात करता हूं। इंडिया में कभी डेमोक्रेसी ड्रेल नहीं हुई, इंडिया में पूरा सिस्टम चलता रहा, इंडिया में सब कुछ हुआ। अभी अन्ना हजारे का आपने देख लिया। सुन ले, मैं आते हैं। अब मेरे एक सवाल में छोड़ आपसे सवाल छोड़ जाता हूं। टिरनी ऑफ मेजॉरिटी ये होती है कि गुजरात में जिल्लत और रुसवाई से लोग रेप होते हैं, 5वीं दफा नरेंद्र मोदी जीतता है, डेमोक्रेसी के पास कोई हल नहीं है। ठीक है, नहीं तो अगर जमहूरियत हाल नहीं है, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और सवाल यह है, अगर जमहूरियत हाल नहीं है, गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही, तो निजाम तब्दील कर दिया जाए। ब्रेक के बाद लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के करीब पहुंच चुका है। हजारों की तादाद में लोग पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अरशद शरीफ साहब, सवाल अब यह भी पैदा होता है, और यह मकबूल साहब तो फरमा रहे हैं कि जब जमहूरियत डिलीवर ना करे, चाहे वो इंडिया हो, दुनिया का कोई भी इलाका हो, तो फिर इस तरह से लोग मजबूर हो जाते हैं। मगर सवाल यह है, ये अब बहस जो है शायद लोग नहीं सुनेंगे। जो इस वक्त शरीक हैं वो तो वहां पहुंच रहे हैं, जो वहां खड़े हैं उनको कौन समझाएगा ये बात? तारुल कादरी साहब से बात करनी पड़ेगी, और तारुल कादरी साहब कहेंगे और वो घर चले जाएंगे। वरना महीनों का भी कुछ लोग ऐसे हैं, बिस्तर लाए हैं, खुराक लेकर आए हुए हैं, सभी नहीं लेकिन बहुत से लोग। बहुत अच्छा सवाल है उसामा साहब आपका। अगर कल को हकीमुल्लाह महसूद 25-30 हज़ार बंदे लेके आ जाते हैं और वहाँ पे पार्लियामेंट के सामने इस तरह का मजमा इकट्ठा कर लेता है, आप उसकी बात मानेंगे? इस तरह से आप नेगोशिएट करेंगे उसको? क्या आप हुकूमत को होस्टेज बनाएंगे? आप पूरे पाकिस्तान को होस्टेज बनाएंगे जिसको कि आपने हुकूमत पाकिस्तान ने वॉर डिक्लेयर की है? बहुत आसान काम होता है जमहूरियत में बैठ के जमहूरियत को गाली निकालना सियासतदानों को। जब इस मुल्क में डिक्टेटर होता है, और हमारी एक हिस्ट्री है, अयूब से लेकर मुशर्रफ तक जब बैठे होते हैं, बैठ के हम लोग सारे तालियां बजाते हैं कि हाँ जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, और वो भी जिस तरह के नारे कादरी साहब मार रहे हैं वही नारे लेके आते हैं। इसी निज़ाम के बचाने की बात करते हैं, आवाम को रिलीफ देने की बात करते हैं, और हर दौर के बाद महंगाई जो है ना हमारी शूटअप कर जाती है।
सियासतदान आते हैं, और उस वक्त हमारी अमेरिकन फंडिंग भी रुक जाती है। जब सियासी हुकूमत आती है, जब भी जर्नैल आते हैं, अमेरिकन फंडिंग भी आ रही होती है, सियासी हुकूमत आती है, नेगोशिएट करना आसान होता है, वो फंडिंग भी रुक जाती है, वो सारी चीजें। अगर यही आर्गुमेंट होता ना कि सियासतदान करप्ट है, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने क्या डिलीवर किया है? गंद सारा हमारी ब्यूरोक्रेसी डालते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स डालते हैं, ब्लेम उठा के हम सियासतदान के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, ये लोग आए हैं, हमने बरतानिया में भी देखा, इराक वॉर हो रही थी, ईमानदार नहीं है, इराक वॉर हो रही थी, हमने देखा मिलियन मार्च वहां पे भी हुआ लंदन में, हुकूमत टोनी ब्लेयर की तो नहीं डिसमिस हुई। लोगों का हक है, ठीक है, हमारा आइन भी ये हक देता है, आए प्रोटेस्ट करें, महीना बैठने, 2 महीने बैठे, और फैसला गलत था, फिर भी वो पीसफुल था। उसकी वजह यह है कि जो बकवास नारा है ना, विल ऑफ द पीपल स्पीक्स इन द पार्लियामेंट, कोई जाके अमेरिका की मां से नहीं पूछता कि मैं तुम्हारे बच्चों को इराक में मरने भेजूं या ना भेजूं। वो कॉर्पोरेट कल्चर का बंदा जो खड़ा होकर कहता है ना कि तालिबान ने मेरा एग्रीमेंट रिजेक्ट कर दिया, इनको मारो, मारते हैं, क्योंकि $8.5 बिलियन दिया जाता है तो ओबामा इलेक्शन जीतता है, वरना ओबामा का बाप नहीं जीत सकता वहां पर। अच्छा, ये फिर हम कौन सा नहीं किस निजाम की फिर हम बात करें? हमें क्या चाहिए? हमें तालिबान का क्या चाहिए? निजाम को छोड़ते हैं, हम लॉन्ग मार्च पर आते हैं। वो इस वक्त आम आदमी जो है उसको कुछ समझ नहीं आ रही। जब मैं देखता हूँ रिपोर्टर जब बात करते हैं, मुझे समी साहब ये बता दें अब क्या करें? इसी तरह वहां जाते हैं लोग, बैठते हैं, धरना देते हैं, बैठा रहने, या फिर किसी को कहें कि आप कॉल कर दें, क्योंकि लॉन्ग मार्च एक कॉल से खत्म हो जाया करता है, तो फिर मामला हल हो जाएंगे। तो बड़ा उसका इशारा तारुल काजी साहब दे चुके हैं कि मैं जो इदारे खुद मुख्तारी और मुल्क की सालमियत के जिम्मेदार हैं वो जमानत दें तो मैं पीछे हटूंगा। वो तो बड़ा आसान है, लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ पे करूंगा। ये डेमोक्रेसी के फेलियर की बात हो रही है, निज़ाम के फेलियर की बात हो रही है। बात यह है कि ये जो हज़ारा ने अभी बलोच गवर्नमेंट को डिसमिस करवाया, बलोचिस्तान की गवर्नमेंट को, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, ये आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले इस्लामाबाद का हर बच्चा जानता है कि पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया था कि रईसानी साहब को फारिग कर दिया जाए, क्योंकि उनका जो बेटा है यादगार रईसानी, उसके बड़े इस चीज़ के सबूत मिले कि वो किलिंग्स में इन्वॉल्व है। पीपल्स पार्टी ने हमायत खींची, उससे क्या हुआ? जो वहाँ पर सिक्योरिटी के फैसले करने वाले लोग हैं, उन्होंने रईसानी साहब को वो मेंबर फराहम किए और सूबाई असम्बली में जाके उन्होंने इत्मीनान का वोट ले लिया। यही वजह थी कि हज़ारा ट्राइब वाले ये कह रहे थे कि हम ना गवर्नर हाउस में जाकर वज़ीर आज़म से मिलेंगे, ना हम वज़ीर आला हाउस में जाके मिलेंगे, हम कोर कमांडर के ऑफिस में जाके मिलेंगे। मेरी बात सुन सर, मेरी बात सुन, निज़ाम फेल हो रहा है, इसका मतलब ये मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें, यानी 62 कोर कमांडर की मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें, बात मुकम्मल कर लेने दें खुदा के लिए। ये मैं आपको पाकिस्तान के निज़ाम का अलमिया बता रहा हूँ। पाकिस्तान का निज़ाम कौन रन कर रहा है? दर हकीकत ये जो बलोचिस्तान की गवर्नमेंट का मामला है, इससे बिल्कुल ये क्लियर हो गया। और अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की डिमांड से भी ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है। वो कहते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन को वापस भेज दें, हम नहीं मानते। और अब तो उन्होंने शरीयत का मुतालबा भी शामिल कर लिया इसमें। तो बेसिकली वो लोग जो आइन और कानून में केयर टेकर का हिस्सा नहीं बन सकते थे, वो अल्लामा साहब को ले आए हैं, और अल्लामा साहब कह रहे हैं फौज को और अदलिया को केयर टेकर सेटअप में शामिल लोगों को अपने पीछे देखेंगे, लगता है कुछ डिमांड्स अभी उनकी रहती हैं, वो भी पेश कर देंगे। इंटरनेशनल डायमेंशन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। जो हमारे बॉर्डर्स पे इस वक्त सिचुएशन है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फौज आपकी कहां फंसी हुई है, आपके केपीके में आपकी फौज फंसी हुई है, इलेक्शंस के लिए आप कह रहे हैं कि कराची में भी फौज भेजें, एलओसी पे फौज आपकी बलूचिस्तान में वैसे फंसी हुई है, यहाँ पे आप डिमांड फौज को इन्वॉल्व करने की कर रहे हैं। तो किसकी ये डिमांड है कि जनाब फौज को हमारे आप इतना इन्वॉल्व कर दें कि जो उनका असली काम है वो लोग वो ना कर सकें? क्या हम रियासत पाकिस्तान को कमजोर करने की तो बात नहीं कर रहे इस हवाले से? और ये बात सुने, मसला सर ये है कि मैंने कई दफा ये तज़किया में दिया है, अगर सिर्फ 1.5-2 मिनट मेरी बात सुन लेंगे प्लीज। आज से 2010 के एंड में अमेरिका ने एक टास्क दिया रैंड कॉर्पोरेशन को, और रैंड कॉर्पोरेशन को कहा कि तुम हमें ये बताओ कि हमारी जो इकोनॉमिक रिसेशन हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की 4 महीने लगा के। उस रिपोर्ट पे चाइना ने ऑफिशियली एहतजाज किया था। उन्होंने कहा था अमेरिका कैन नॉट कम्पीट विद द ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड चाइना, और अमेरिका को कंप्लेसेंट तरफ नहीं होना चाहिए। अमेरिका को सिर्फ एक चीज़ सेव कर सकती है, देयर शुड बी अ बिग वॉर। उसके ऊपर उन्होंने 3 मेजर वॉर्स बताई थी, जगह बताई थी, 3 इकोनॉमीज जो अफोर्ड कर सकती है वॉर को, एक इंडिया, एक चाइना और एक रशिया। फिर उन्होंने डेमोग्राफी पे डिस्कस किया था। उन्होंने कहा था इंडिया के अंदर साइजेबल पॉपुलेशन है मुसलमानों की 21 करोड़, चाइना के अंदर 21-22 करोड़, 41% ऑफ रशियन आर्मी इज मुस्लिम। फिर उन्होंने कहा था कि गैरिजन कौन सी जगह होगी? उन्होंने कहा था गैरिजन होगा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जहां से ये वॉर इरप्ट की जाएगी। उस दिन से 4 महीने बाद अडॉप्ट किया था उसको
पेंटागन ने और स्टेट डिपार्टमेंट ने, उस दिन से पाकिस्तान का नाम इंडो पाक रीजन से निकाल के एफ पाक रीजन कर दिया गया। हर एम्बेसी में आपका कॉर्नर ही लैदा हो गया। अब अमेरिकन वांटेड कि यहां पर एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो फंडामेंटलिस्ट हो, who should have a proxy war, वो जो थिएटर बिल्ट हो। हम वॉर अफोर्ड कर सकते हैं, इंडिया अपनी इकोनॉमी के हिसाब से एक दिन वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इकोनॉमी का पहिया जो उल्टा चल रहा है। यानी आलमी ताकतें भी पाकिस्तान ये लॉन्ग मार्चेस वो पैदा कर रहे हैं। और ये साहब थोड़ा सा ये रहम करे, ब्रेक ले लें। नहीं ब्रेक ले लें आप। बस ये यहाँ पर पाकिस्तान में तो जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका ने किया, ये जंग भी अमेरिका ने, भाई ये लश्कर जंग भी अमेरिका ने क्रिएट किया। आप देखिए हो क्या रहा है जी, इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट है जो आलिया साहब बात कर रहे हैं, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। और ये न्यू जो आपका मैप ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है वो इसी तरह से बन रहा है। इस पे अगर आपने ब्रेक लेनी है तो ब्रेक के बाद हम बात कर सकते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट लेकिन खुदा के लिए हर खराबी का सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम में एक अमेरिका को एक्सेप्टेबल जो मौलवी होगा उसके फुलिया देख लें, तलखा सब। अच्छा, एक जो हमारे क्रैश हो गए हैं उनको इस मैंने शुरू में कह दिया कि आगे क्या होता है, आगे क्या होता है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, उसी की जात बेहतर जानती है। लेकिन तारीख से हम सबक जरूर सीखते हैं। सफों में काली भेड़ों को पहचाने, हर एक को अच्छा, इस पर हम आते हैं कि ये जब लॉन्ग मार्च वहां पर पहुंच रहा है, उसके बाद आप लोग तारीख की नजर में, आप सब जर्नलिस्ट भी हैं, क्या देखते हैं कि जब इस तरह से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तारुक कादरी साहब को देखते हुए, हमारी हुकूमत को देखते हुए, आपका अंदाजा तज्जिया क्या है, क्या हो सकता है? इसका जवाब तीनों साहिबान से लेंगे इस ब्रेक के बाद। सिचुएशन रूम से हम आपको बता दें कि सिचुएशन ये है कि लॉन्ग मार्च कुछ ही दूर है इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद में लोग बड़ी तादाद में अभी भी जमा हैं। हबीब अकरम साहब वहां पर हैं, प्रोग्राम नुक्ता नजर के मेजबान भी हैं। हबीब अकरम साहब, क्या मनाजिर है यहाँ पर? जलसागाह में कितने लोग हैं? डी चौक से कितनी दूर है ये जगह? उसामा, डी चौक से ये तकरीबन जगह है, आप यूं कहिए कि 3 किलोमीटर के फासले पे है, जिसको फिर कंटेनर्स रख के डी चौक को जाने वाला सारा रास्ता बंद किया गया है। और इस वक्त इस कंटेनर जहां पे इस वक्त जलसागाह है, इससे बियॉन्ड जो इलाका है उसको रेड जोन करार दिया गया है, और वहां पर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जिसे हम मारगला रोड कहते हैं। मारगला रोड से गुजर के ही आप सड़क के जरिए अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई हवाई रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर वगैरह के जरिए ही आप वहां पर उस इलाके में, जिसको रेड जोन जो जगह हुकूमत ने कहा है जहां पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वहां पर कितने लोग इस वक्त जमा हो गए हैं? अब भी लोग आ रहे हैं? क्या मंजर है वहां पर? देखिए, ये वो सड़क है जो 7th एवेन्यू से बराह रास्त डी चौक को मिलाती है, और अगर इसी सड़क पे आप सीधा चलते जाएं, F7 से उतरते, यानी अगर आप इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद जो 7th एवेन्यू रोड है उससे दाएं हाथ पे चलते जाएं, तो ये आप देख लेंगे कि ये पूरी की पूरी सड़क को टेक्निकली जलसागाह करार दे दिया गया है। और इस जलसागाह ये वो आखिरी हद है जहां से रेड जोन शुरू हो रहा है, और रेड जोन के बिल्कुल दीवार के साथ ही जो कंटेनर से बनाई गई दीवार है उसके साथ ही स्टेज बनाया गया है, कंटेनर रख के ही। और इस वक्त स्टेज के ऊपर तहरीक मिनहाजुल कुरान के जो नुमाया लोग हैं वो विराजमान है और देख रहे हैं इस वक्त। अब उनके जो वहां पे गुफ्तगू भी हो रही है, और एक जो आप खास तौर पे इस जलसे में जो बात देखने की है ना उसामा, वो ये कि बड़ा चार्ज माहौल है, मुसलसल नारे लग रहे हैं। मैं पहली दफा यानी जब आया हूँ इस्लामाबाद में, तो मैं पहली बार वहां पे तकरीबन 1 और 2 बजे के दरमियान गया था, तो उस वक्त लोगों की तादाद अगरचे कम थी, लेकिन वहां पर जो लोगों का रवैया था, जिस तरीके से वो चार्ज और पुरजोश नजर आ रहे थे। अब मैं दोबारा अभी 3 मिनट पहले मैं देख के आया हूँ, और वहां से कुछ फासले थे क्योंकि वहां पर मोबाइल फोन नहीं चल रहे थे, तो वहां पर अब भी सूरत हाल इसी तरह है कि अब लोगों की लोग जज्बाती हैं। कितनी तादाद होगी अंदाजन, कितनी तादाद यहाँ पर होगी? और ये जो सड़क है जहां पर जिसको जलसागाह बना दिया गया है, कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आ सकते हैं? क्योंकि अभी लॉन्ग मार्च में पहुंचना है यहाँ। उसामा, ये सड़क जो है, अगर आप इसका वन एज टू अदर एज अगर आप देखें, तो ये सड़क तकरीबन 160 फुट चौड़ी है। 160 फुट चौड़ी इस सड़क को अगर आप लंबाई के एतबार से देखें, तो ये F9 पार्क तक, यानी जहां पे इन्हें पार्किंग दी गई है, वहां तक कुछ 3 किलोमीटर का फासला है। गोया F9 में जो आदमी उतरेगा आके बस से, उसको 20 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी जलसागाह तक पहुंचने के लिए, जलसागाह के मरकज में पहुंचने के लिए। और ये पूरे का पूरा इलाका तकरीबन 4 किलोमीटर है। अच्छा, उसके साथ फिर एक ब्रिज भी है,
ये वो ब्रिज है जो इसी सड़क को अगले हिस्से से कनेक्ट कर देता है और पूरी बाईपास किया सड़क गया पर है। स्पीकर्स लगे हुए हैं। तादाद कितनी है इस वक्त लोगों की? हजारों में होगी इस वक्त लोगों की तादाद डेफिनेटली हजारों में है, लेकिन मैं ये बात नहीं कह सकता कि ये तादाद 10,000 से ज्यादा हो चुकी है। अच्छा, समीर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी समीर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी हबीब साहब, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। आपने कहा कि नारों में बड़ा जोश है, क्राउड बड़ा चार्ज है, बड़े बुलंद आवाज में नारे लगा रहा है। ये बताइए कि क्या आप समझते हैं उन नारों की आवाज आप पारा तक पहुंच रही है? ये आप वो सवाल करें जिसका जवाब देते हुए पर जलते हैं। लेकिन ये आवाज ना सिर्फ आप पारा तक पहुंची है बल्कि वानिस्वर तक भी पहुंच रही है। और यहाँ पर इस्लामाबाद में जो इस वक्त सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कशन है समी, वो ये है कि ये सोचने की और सोच के बात करके गुफ्तगू करके ये नतीजा निकालने की कोशिश की जा रही है कि नंबर 1, आखिर कादरी साहब ये सब इस वक्त क्यों कर रहे हैं। नंबर 2, ये किसके कहने पे कर रहे हैं। नंबर 3, ये कि जब ये कर लेंगे तो फिर क्या होगा, पोस्ट इसके प्रोसेशन क्या होगा। यानी आज की सूरत हाल तो ये है कि आज हम एक वाक़े को डिस्कवर कर रहे हैं, वाक़े को नरेट कर रहे हैं, लेकिन अब से चंद घंटे बाद ये वाक़या हो चुका होगा और हमारे सामने फिर वो वाक़या अनफोल्ड हो रहा होगा। तो उसके बारे में क्या साराइयां बिल्कुल अपने जोरों पर हैं और लोग समझ रहे हैं कि यार पता नहीं क्या बनेगा। सारे यही सोच रहे हैं क्या बनेगा जो है जी, मुख्तलिफ थ्योरीज जो उसामा, बड़ी दिलचस्प थ्योरीज जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में चल रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब का। मुख्तलिफ थ्योरीज चल रही हैं, पूछनी चाहिए। हाँ जी, वो हमें भी कुछ अंदाजा है क्या क्या है, जिस तरह हम जिस तरफ इशारे भी कर चुके हैं क्या वहां पर हो रहा है। अभी तारुल कादरी साहब जब वहां पर पहुंचेंगे, ऐसा नहीं लगता कि पहले ही वो लॉन्ग मार्च तो कामयाब हो गया, क्योंकि हुकूमत को उन्होंने हिला के रख दिया है, सारी मशीनरी वहां पर है, पूरी हुकूमत पंजाब की हो या विफाक की हो, वो उनको कुछ करना पड़ा है, हिलना पड़ा है, कुछ हिलजुल हमें नजर आ रही है, परेशान है वो। देखिए मसला समझ ये है कि जितना क्राउड इस वक्त वहाँ जमा है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको अगर वो चार्ज क्राउड है तो हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। 15-20 हज़ार का मजमा बहुत बड़ा होता है इफ़ इट्स चार्ज। अगर आप उसको छेड़ दें ना, छेड़ने की बात होती है। वहाँ आके क्या करें, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इसके बाद क्या होगा और किस की दबी हुई और छुपी हुई ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी होंगी। सबसे बड़ी बात है, असल मसला सवाल ये, और किस की उम्मीदों के कमल मुरझा जाएंगे। ये दो बहुत बड़े सवाल हैं। और वही आपका इस पे क्या 2 मिनट मेरे पास रहेंगे, 1 मिनट आपके पास है, 1 मिनट समी साहब। जो उम्मीदें हैं वो तो जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है कादरी साहब में, उम्मीदें तो डेफिनेटली उनको होंगी, लेकिन जहाँ तक हुकूमत और आपने बात की कि एडमिनिस्ट्रेशन हिल के रह जाती है, आप अगर म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी इतने बड़े पैमाने पर करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को फिर भी इस तरह के अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। होगा क्या जो ये सवाल है, वही बात कि वो होगा। मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो लग रहा है कि वहां पहुंचकर उनके मुतालबात मजीद बढ़ भी सकते हैं, मुतालबात तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन से फिर खड़े होंगे और वहां से मुज़ाकरात करते हैं। हमेशा फौज का भी हमने ये सुना कि जब भी नेगोशिएशंस की जाए पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से की जाती हैं। इसीलिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से की जाती हैं। उनके जो मुतालबात हैं वो भी बढ़ेंगे और फिर वो जो 7 क्रेनें वो लेके जा रहे हैं ना, होगा क्या, उन क्रेनों से वो कंटेनर हटाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे हल्ला गुल्ला होगा, फिर उसके बाद वो चंद टेलीफोन कॉल्स आएंगी। और वो जो असल कोशिश है कि इस वक्त पाकिस्तान के रियासती इदारों के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो बज़ाहिर इंतखाबी नताइज नज़र आ रहे हैं, अगर इलेक्शन हुए तो उनको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मुस्तकबिल का मंजरनामा तय करने के लिए कुछ गारंटी सियासतदानों से लेने के लिए ये सब कुछ किया और फिर उस पर बात। मैं एक फियर का इजहार करना चाहता हूं कि ये ऐसे पीसफुल डिस्टर्ब नहीं होगा और ना होने दिया जाएगा। और ये -1 फार्मूला अभी जिसको करने की कोशिश की जा रही है ना, ये टेस्ट है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का कि अगर वो कैसे प्रिवेल करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा SHO भी काफी होता है प्रोवोक करने के लिए। बाकी बात की उम्मीद करते हैं कि ये मार्च अब तक पीसफुल रहा है, आगे भी पीसफुल रहे, पुरअमन रहे, और नजर ही आ रहा है कहीं ना किसी तरह पर मुज़ाकरात जरूर होंगे। किस लेवल पर होते हैं, कौन कौन से फोन आते हैं और उसके बाद कहां जाकर बात खत्म होती है, ये देखना भी बाकी है। और इसी हवाले से दुनिया न्यूज़ आपको आगाह करता रहेगा। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।